नमस्कार दोस्तों, आज की वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस की बात करें तो ये कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि जहां भारत ने आर्मेनिया को अजरबैजान के साथ जोड़ दिया है तो बांग्लादेश अब चीन नहीं बल्कि भारत से स्वदेशी हथियार मांग रहा है। वहीं जर्मनी भारत के साथ हॉटलाइन सेवा शुरू करने के मूड में दिख रहा है। जहां पहली अपडेट की बात करें तो ये फ्रांस से निकल के आ रही है, जो ऐसा लग रहा है कि वो अब भारत की बात मान चुका है, जो सीधे सीधे राफेल फाइटर जेट से जुड़ी हुई है। बता दें कि भारतीय सेना काफी समय से इसके लिए इंतजार कर रही थी कि वह फ्रांसीसी राफेल विमानों पर भारतीय मिसाइल इंटीग्रेट कर सके। वहीं अभी की बात करें तो राफेल में जो मिसाइलें हैं वो मीटियोर, मीका और स्टॉर्म शैडो हैं, जो कि MBDA द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि एक यूरोपियाई कंपनी है और ये काफी महंगी पड़ती हैं और इसी का स्वदेशी तोड़ ढूंढा जा रहा था, जिसके लिए फ्रांस को भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्वदेशी तोड़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप किसी जंग के बीच में हो और अगर आप विदेशी हथियारों पर भरोसा करके बैठे हो तो आपकी हालत यूक्रेन जैसी हो सकती है। वहीं वजह यह भी है कि भारत स्वदेशी मिसाइलों पर ध्यान दे रहा है, जो कि कम खर्चीली होने के साथ ही साथ भारत को रणनीतिक फ्रीडम भी देती नजर आएगी, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये तीनों ही MBDA द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मिसाइलों का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब MBDA के पास ज्यादा लोड है। ऐसे में जब भारत की इसकी जरूरत होगी तब भारत को इंतजार ही करवाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि ये सच है कि राफेल लड़ाकू विमानों पर किसी भी नए हथियार को शामिल करने के लिए, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी, फ्रांस की अनुमति लेना आवश्यक होता है, जिसमें फ्रांस ने भारत को रुद्रम नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि एक स्वदेशी मिसाइल है, उसे राफेल में तैनात करने की अनुमति दे दी है। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मोस को भी जल्दी राफेल में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जल्दी भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल M विमानों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ सकती है, जो भारतीय नौसेना के लिए होगा। वहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे रुद्रम मिसाइल को परमिशन मिली है, वैसे ही आपको जल्दी राफेल में ब्रह्मोस भी तैनात होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस अपडेट को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आर्मेनिया से जुड़ी हुई है, जो अजरबैजान को हजम नहीं होने वाली है। जैसा कि आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना होने वाले हैं और उससे ठीक पहले दोस्त रूस ने भारत के लिए कोयले से लदी 2 ट्रेन भारत के लिए रवाना कर दी है। वहीं रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेन मुंबई आ रही हैं और ये पहली बार है जब रूस से इतनी लंबी यात्रा करके 2 ट्रेनें भारत आ रही हों। और ये ट्रेन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के ट्रेड रूट के जरिए आ रही है, जो कि करीब 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें रेल, रोड और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कॉरिडोर में भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई का काम चलता है। और वहीं अब इसी कॉरिडोर में डॉक्टर S जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि हम आर्मेनिया को इससे जोड़ देंगे। खास बात तो यह है कि हाल ही में पाकिस्तान को इस कॉरिडोर से जोड़ने की बात रूस ने रख दी थी, जो भारत को हजम नहीं हुई। लेकिन यहाँ नहले पर दहला करते हुए भारत ने भी अजरबैजान की टक्कर में आर्मेनिया को खड़ा कर दिया है, क्योंकि आर्मेनिया के इस कॉरिडोर से जुड़ते ही उसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अजरबैजान धीरे धीरे आर्मेनिया पर दबाव बना रहा था। लेकिन इस कॉरिडोर के जुड़ने के बाद ये स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि व्यापार शुरू होते ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। और अजरबैजान नहीं चाहता है कि आर्मेनिया को इस कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इससे आर्मेनिया को मुनाफा मिलेगा और एक नया व्यापारिक रास्ता भी खुल जाएगा। और अगर अजरबैजान जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है तो आर्मेनिया के रास्ते भी व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ भारत अपने दोस्त देशों को लेकर एक संतुलन बना चुका है, जो पाकिस्तान को भी रोक रहा है, साथ ही साथ अजरबैजान को भी ढीला कर रहा है। वहीं भारत की इस दोहरी रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अजरबैजान को इससे एक मैसेज दे पाएगा? वहीं तीसरी बड़ी अपडेट जर्मनी से निकल के आ रही है, जहां उसने भारत के लिए एक बड़ा काम कर दिया है। जहां हाल के दिनों में जिस तरह जर्मनी भारत के पास आने की कोशिश कर रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि उसको भारत से कुछ ना कुछ चाहिए, जिसमें सबमरीन का मेगा प्रोजेक्ट उसके दिमाग में घूम रहा है। दरअसल भारत और जर्मनी एक हॉटलाइन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि सीनियर ऑफिशियल्स और लीडर्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। बता दें कि आमतौर पर देश आपस में हॉटलाइन तभी लगाते हैं जब उनके बीच जल्दी फैसले लेने की जरूरत होती है, खासकर सुरक्षा या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और यही हॉटलाइन ना हो तो फैसले लेने में देरी होती है, साथ ही जानकारी देने में देरी या गलतफहमी भी हो सकती है। कुल मिलाकर हॉटलाइन होने से
तुरंत एक देश दूसरे देश के साथ बातचीत कर सकता है। यही नहीं, जिस काम को होने में महीनों लगते थे, इस हॉटलाइन के आने से वो काम पल भर में होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी टेक्नोलॉजी में आगे है और इस हॉटलाइन के जरिए भारत जर्मनी से नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और उस पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। वहीं भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन के अनुसार जर्मनी की कंपनी थ्रेसेनकॉर्प मरीन सिस्टम यानी कि TKMS भारत के साथ मिलकर पनडुब्बी बनाने में रुचि रखती है। हालांकि यह हॉटलाइन सिर्फ KTMS के लिए नहीं बनाई जा रही है। इसका इस्तेमाल व्यापार, सुरक्षा या किसी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तेजी से फैसला लेने के लिए किया जा सकता है। साथ ही चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए जर्मनी इन सब में भारत का साथ चाहता है। लेकिन ये वही जर्मनी है जो कई मुद्दों पर चीन के साथ खड़ा दिखाई दिया है। वहीं आप क्या सोचते हैं? जर्मनी ये अपने फायदे के लिए कर रहा है या उसको भारत से सच में रिश्ते मजबूत करने हैं? वहीं चौथी बड़ी अपडेट नेटो से निकल के आ रही है, जहां यूक्रेन रूस का संघर्ष चल रहा है। इसी बीच नेटो में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नेटो का प्रमुख बनाया गया है। अब ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ये अमेरिका में होने वाले आगामी नेटो समिट से पहले होगा। बता दें कि नेटो का ये फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है, इसलिए रूटे की नियुक्ति के लिए गठबंधन के सभी 32 देशों का समर्थन हासिल करना जरूरी था। और यहाँ रूटे के बारे में एक बात खास है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक रहे हैं और यूक्रेन के कट्टर सहयोगी भी रहे हैं। मतलब अब नेटो में कुछ बड़ी डेवलपमेंट देखी जा सकती है, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में नए महासचिव इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट मालदीव से निकल के आ रही है, जहां ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ रेस में जीतने वाला है। दरअसल यहाँ रेस इस बारे में है कि किसके हाथ में कटोरा कितनी जल्दी आता है, क्योंकि भारत से पिटने के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने मालदीव की रेटिंग घटाते हुए चेतावनी दी है कि मौजूदा का देश विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट की ओर बढ़ सकता है। और ये सब कुछ IMF की चेतावनी के बाद शुरू हुआ। मतलब ये कि जिसमें फिंच ने अपनी रेटिंग मैट्रिक्स में मालदीव को एक स्थान ऊपर उठाकर CCC कर दिया है, जो घटते विदेशी मुद्रा भंडार के जोखिमों को दिखाता है। मतलब ये कि मालदीव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि चीन से पाकिस्तान ने कर्ज लिया, पाकिस्तान के हाथों में एक झटके में कटोरा आ गया और मालदीव ने भी यही किया, तो चीन ने उसको गोल्डन कटोरा पकड़ा दिया। अब बोलो, भारत के टूरिस्ट नहीं चाहिए, सैन्य अधिकारी नहीं चाहिए, भारत के प्लेन भी नहीं चाहिए, कम से कम ये कटोरे से तो बेहतर था। अब मोइजू झक मार के भारत के सैन्य अधिकारियों का रेड कारपेट वेलकम करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तलवार उनके गर्दन पर लटक चुकी है। वहीं छठी बड़ी अपडेट बांग्लादेश से निकल के आ रही है, जो अब चीन को रास्ते से हटाने के मूड में दिख रहा है। दरअसल जहां बांग्लादेश के PM शेख हसीना भारत में 30 दिनों में दूसरी बार भारत का दौरा कर रही हैं, और ये बताता है कि अब बांग्लादेश का चीन से मोह भंग हो चुका है। तभी बांग्लादेश भारत से डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश हथियारों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर था, लेकिन लो क्वालिटी और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण वो अब नया सप्लायर ढूंढ रहा है। और यहाँ एक बात काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शेख हसीना अगले महीने यानी कि 8 जुलाई को चीन जाने वाली है। उससे पहले भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना ये चीन के मंसूबों पर पानी फेर गया है, क्योंकि ऐसा करने से भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेश को समुद्री डाकुओं और अन्य खतरों से बचने के लिए आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, और भारत तटीय सुरक्षा और समुद्री गश्त में सहयोग कर सकता है। वहीं आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश को हथियार बेचने चाहिए या पहले बांग्लादेश को परख लेना चाहिए?